लिखिए नहीं, केस बेस्ड स्टडी है लिखोगे तो बहुत लंबा है, आप केवल समझो और क्वेश्चन को करो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेखा इज स्टडीइंग इन क्लास 10th। ऐसे ही केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है। रेखा इज स्टडीइंग इन क्लास 10th स्टैंडर्ड। सी इज ऑब्जर्विंग ए फ्लैग स्टफ ऑन अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। तो आप एक बना यानी आपको यहां से ये पता चल रहा है कि एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। जो ये टावर है उसकी हाइट 20 मीटर है और ये फ्लैग स्टफ कितनी हाइट का अभी नहीं पता। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग। पहले फुट है फिर टॉप है। कितना कितना है, पहले 45 डिग्री देन 60 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बोला जा रहा है, अच्छा फिगर भी बना हुआ है इसमें। Few question arise in her mind। रेखा के माइंड में कुछ क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है? While she is observing the flag step, जब वो फ्लैग स्टेप को देख रही है तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ। On the basis of above information answer the following question। जिसमें पहला क्वेश्चन है what is the length of BD। ये B है, ये D है, ये C है और ये A है। What is the length of BD? Yes, क्योंकि आप सभी को दिख रहा है इन ट्राइंगल ABD आपको tan 45 दिख रहा होगा। ABD में कौन सा एंगल दिख रहा है? 45। जब भी 45 डिग्री रहेगा वहां पर हाइट और बेस सेम है, क्योंकि tan 45 20 और बेस हमारा क्या है? BD। 45 की वैल्यू 1 एक आंसर तो आ गया, एक नंबर का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी। एडी मैंने गलत लिखा है क्या? ना ना ना, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये डी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? चलो बताओ। What is the length of AD? Second question है, you have to find the length of AD। आप नहीं समझ में आ रहा है तो उस ट्राइंगल को अलग से बना लो। A, ये D और ये B और यहाँ पे 45। अभी अभी आपने निकाला AB 20 मीटर है और BD भी कितना है? पाइथागोरस लगेगा भाई। AD हाइपोटेन्यूस ही तो है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा अंडर रूट 400 प्लस 400 यानी कि 800, जिसको हम लिख सकते हैं 10 रूट 8 और 8 को भी तो कुछ लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो बाहर क्या हो जाएगा 20 रूट 2। तो एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 रूट 2 मीटर। पाइथागोरस लगा के निकला है। आए समझे? केस बेस्ड स्टडी का पहला और दूसरा क्वेश्चन टफ उतना नहीं होता जितना तीसरा होता है, वो 2 नंबर का होता है। और अच्छी बात ये रहती है कि उसमें चॉइस रहती है आइदर और की, चाहे ये करो चाहे दूसरा करो। तो दोनों हम लोग फिलहाल करेंगे। जैसे पूछा पहला ये जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। अमूमन अगर हम लोग वैसे क्वेश्चन कर रहे होते तो शायद हमसे केवल यही पूछा जाता, फ्लैग स्टफ। लेकिन अब हमारे पास इस समय सब पता है, केवल एच चाहिए। आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा? CDB। इन ट्राइंगल CDB tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है H प्लस 20 और बेस भी क्या है, और tan 60 की वैल्यू √3, तो H प्लस 20 अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 √3 H प्लस 20 को उधर भेज दो
तो 20 माइनस 20 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? इसका जो और वाला पार्ट है, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ प्लस टावर, सुनिएगा ध्यान से, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ प्लस टावर एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो 1:√3। द लेंथ ऑफ किसकी लेंथ का रेशियो बोल रहा है? द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ एंड टावर, इन दोनों लेंथ के सम का रेशियो किसके साथ? द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ प्लस टावर एंड इट्स शैडो, इनकी शैडो का जो रेशियो है 1/√3 है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो यहां पर अब आप इसको अगर अलग से फिगर बनाना चाहो तो एक ट्राइंगल बना लो। ये जो हाइट है ये इन दोनों को लेकर है, मतलब दिस प्लस दिस, और ये हाइट पूरा बीडी है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? फ्लैग स्टफ और टावर की हाइट और इसकी शैडो यही तो बनेगी। अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरी शैडो बनेगी कि नहीं? यहां पर तो कोई टावर है और टावर के ऊपर फ्लैग स्टफ है, तो उस दोनों की शैडो जो जमीन पर पड़ेगी, उसका मतलब बीडी लेंथ की बात हो रही है कि नहीं? यानी हमें एक्चुअल में दिया हुआ BC बाई BD, ये है हमारा BC और ये है हमारा BD। ये B, ये C है, ये D। तो हमें दिया हुआ BC बाई BD इक्वल्स टू 1/√3। देन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अगर इन दोनों का रेशियो BC और BD का रेशियो ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यस, आपको क्लियर है ना भाई? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है ये। तो कुल मिला के थीटा बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर इसका आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। अब एक चीज यहां पर ये समझिए, हाँ बस वही, अगर आपको याद हो, पता नहीं मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो शायद ये बताया था इंट्रोडक्शन के समय, यहाँ पर आपको ऐसी भी सिचुएशन मिलेगी कि अगर सन की लाइट पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, सन किसी भी समय पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक टाइम पर सेम होता है सभी ऑब्जेक्ट पर। जैसे मान लो एक टाइम इन द सेंस कोई पर्टिकुलर टाइम अगर लिया जाए, जैसे मान लो असेंबली के समय सारे बच्चे ग्राउंड में प्रेयर कर रहे हैं और सन ऊपर है, ठीक है, कहीं पर भी है सन, उस सन की लाइट बच्चों पर पड़ेगी, तो वहां पर किसी फिक्स्ड टाइम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन सन का हम लोग यहां पर सेम लेकर चलेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये सन है और नीचे ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मान लो समय 11 बज रहा है, उस 11 बजे इन सभी ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ग्राउंड से, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो बस केवल सनलाइट बोल दिया, उसमें दिक्कत नहीं है भाई। ये शैडो पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कोई लाइट इसमें पड़ रही है, इसकी शैडो की बात हो रही है ना, तो इसमें यहां पर कोई लाइट सोर्स होगा। अब टॉर्च लेकर या कोई आर्टिफिशियल लाइट तो वहां पे जाएगी नहीं। टावर के ऊपर फ्लैग स्टफ, और उसके ऊपर से भी जब कोई लाइट आएगी तब ना उसकी शैडो बनेगी। तो उसके ऊपर से कौन सी लाइट है? नेचुरल लाइट विच इज सनलाइट। तो सन की लाइट इस पर पड़ रही है, सन की लाइट इस टावर और फ्लैग स्टफ पर पड़ रही है, और जिसकी शैडो ये बन रही है। तो हमें यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए। सन देने का केवल इतना ही मतलब है
कि वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हर पॉइंट का सेम होता है। अगर यहां पर ये तो चलो एक ही टावर है या एक ही जगह पर दूसरा फ्लैग स्टफ है, अगर एक टाइम पर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग भी होते तो भी हम दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लेते, सेम लेते। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पेपर में भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि सन की लाइट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है किसी एक समय पर, तो वहां पर दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिलहाल नहीं यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो फ्लैग स्टफ है वो उसी टावर पे खड़ा, टावर अलग फ्लैग स्टफ अलग नहीं। तो सीधी सी बात है, जैसे कोई और लाइट सोर्स होता है, हम खड़े हैं, हमारे पीछे आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है, तो हमारी शेडो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो मान लो वो टावर के ऊपर फ्लैग स्टफ, मान लो यहां तक मैं टावर हूं और ये फ्लैग स्टफ है ना, तो उसकी टावर जो शेडो जो है ग्राउंड पर बनेगी ड्यू टू एनी लाइट। कौन सी लाइट, हमारे पीछे आर्टिफिशियल लाइट है, बाहर रहेंगे तो सनलाइट है मान लो। तो वही चीज यहां पर है कि सन की लाइट इस पर पड़ रही है, उसकी शैडो यहां पर बन रही है। इस टावर और फ्लैग स्टफ की हाइट और इस शैडो की डिस्टेंस में रेशियो कितने का दिया हुआ है, यानी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ, और हम जानते हैं P by B tan में होता है। तो tan में कितना 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमेशा अगर रेशियो देगा तो वो ऐसी ही स्पेसिफिक वैल्यू देगा जिसका हमें वैल्यू पता हो, स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये था केस बेस्ड स्टडी।